तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे डिसाइडेबिलिटी, और इसका एक आखिरी टॉपिक रह गया था जिसमें हमने कहा था कि हॉल्टिंग प्रॉब्लम। तो उसने कहा था हॉल्टिंग प्रॉब्लम जो है वो अनडिसाइडेबल। मैं एक दफा रिवाइज कर देता। नहीं, मैं आसान बनाऊंगा शहबाज साहब, पेपर आसान होगा। अब अभी इस टॉपिक पे तवज्जो दें। तो कहता ये है कि डिसाइडेबिलिटी, बेसिकली हमने जो वर्ड यूज कर रहे हैं डिसाइडेबिलिटी के बारे में, वो ये कहता है कि आपकी जो ट्यूरिंग मशीन है वो किसी भी मशीन के बारे में जो डिसाइडेबिलिटी डिसाइड करता है, तो एक वो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन होता है। यानी एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन होता है जो डिसाइडेबिलिटी को, अगर हम फिजिकली देख रहे हो तो आपके पास ये मशीन है और बेसिकली इसको आप कोई इनपुट देते हैं, ये बताना कि ये डिसाइडेबल है या नहीं है। तो इसके लिए आप एक ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं। अगर मेन ट्यूरिंग मशीन, जिसको हम यूटीएम कहते हैं, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, अगर ये ट्यूरिंग मशीन कहता है कि ये डिसाइडेबल है, अंदर वाला पार्ट डिसाइडेबल का मतलब है कि सिर्फ एक्सेप्ट और रिजेक्ट भेज रहा है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ये डिसाइडेबल मशीन है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर, यानी अगर इसमें कोई लूप की कंडीशन होगी तो फिर डिसाइडेबल नहीं है। तो हमने ये पढ़ा था कि ट्यूरिंग मशीन जो है वो अनडिसाइडेबल होता है। तो इसने यहाँ पे कहा है हॉल्टिंग प्रॉब्लम। हॉल्टिंग प्रॉब्लम बेसिकली, ये वर्डिंग जो है ना समझनी है। हॉल्टिंग प्रॉब्लम का मतलब है कि मशीन हॉल्ट होती है या नहीं होती। हॉल्ट का मतलब होता है कि आइदर वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट की तरफ जाती है या फिर कोई तीसरी कंडीशन भी है लूप, तो वो कहता है हॉल्टिंग प्रॉब्लम। तो इसने यहाँ पे जो थ्योरम दिया है इस वक्त, ये चैप्टर नंबर 4 का आखिरी थ्योरम है, ये कहता है कि हॉल्टिंग प्रॉब्लम भी अनडिसाइडेबल है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सारे तरीके इख्तियार किए। हमने ये बात पहले भी प्रूफ कर ली थी कि हॉल्टिंग प्रॉब्लम जो है वो अनडिसाइडेबल है और वो डिसाइडेबल नहीं होगा। लेकिन जाहिर है अब इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड से उसको प्रूफ किया जा रहा है। तो अभी हम जिस चैप्टर पे हैं वो डिसाइडेबिलिटी, और इसमें डायगोनल को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। डायगोनल को इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि डायगोनल के बेसिस के ऊपर हम प्रूफ करेंगे कि ये अनडिसाइडेबल। हॉल्टिंग प्रॉब्लम मीन्स के किसी मशीन के बारे में ये बताना, ट्यूरिंग मशीन के बारे में ये बताना है कि ये हॉल्ट हो जाती है, ये एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। मैं इसकी क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, और क्वेश्चन में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हैंड रेज कर लीजिएगा, मैं फिर उसको ऑन समझा दूंगा। कहते हैं एटीएम, स्टेटमेंट है एटीएम, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ यानी एटीएम। ये कहता है कि m, w इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ अ एटीएम। यानी आप अब इसको प्रूफ करने के लिए किसी भी मशीन को क्या इनपुट दे रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, यानी m दे रहे हैं पूरी मशीन की डिस्क्रिप्शन, और वो एक w दे रहे हैं जो कि बेसिकली वर्ड है। m is Turing machine and m except w, this is undecidable। ठीक है, ये एक अनडिसाइडेबल जो है वो इशू है, यानी ट्यूरिंग मशीन जो है वो एक अनडिसाइडेबल जो है वो कैटेगरी के अंदर आता है। तो अब इसको जब हम प्रूफ करेंगे तो इसको हम डायगोनल के बेसिस के ऊपर जो है वो प्रूफ कर रहे होंगे, तो कहते हैं बाय कंट्राडिक्शन। अब इसको बाय कंट्राडिक्शन के बेसिस में प्रूफ, हमें बड़ी इसमें तवज्जो चाहिए होगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। मैंने आपको वैसे तो ये टास्क आपको खुद पढ़ने के लिए दिया था लेकिन ये नहीं पता कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो कहता है कि इसके अंदर जो है वो कंट्राडिक्शन के बेसिस पे एज्यूम एटीएम इज डिसाइडेबल। हम ये एज्यूम करते हैं कि एटीएम एक डिसाइडेबल लैंग्वेज है, यानी कंट्राडिक्शन के बेसिस पे हमने ये कह दिया कि एटीएम एक डिसाइडेबल। अब अगर एटीएम एक डिसाइडेबल लैंग्वेज है, आप सोचिएगा बात कि एटीएम अगर एक डिसाइडेबल लैंग्वेज है, तो डिसाइडेबल का मतलब ये हुआ कि जो एटीएम जिसको आप डिसाइडेबल कह रहे हैं, इसके अंदर एक ऑप्शन तो होगा कि वो एक्सेप्ट कर रहा है और एक ऑप्शन होगा जो रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो रिजेक्शन है, अगर हम एक ऐसी एटीएम बना लें, और से सुनिए, एक ऐसी एटीएम बना लें जो इसके रिजेक्शन, ठीक है, आर रिजेक्शन और इसके लूप की कंडीशन को, इन दोनों को एक, जब भी ये दोनों रेज हो, इन दोनों को रिजेक्ट करने की कैटेगरी में डाल दें, और जो एक्सेप्ट है उसको एक्सेप्ट करने की कैटेगरी में डाल दें। तो आप कह देंगे कि हाँ भाई ये एटीएम जो है वो डिसाइड, ये एटीएम जो है डिसाइड कर सकता है। ये एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन को अगर हम एच ट्यूरिंग मशीन कह देते हैं और ये करने के काबिल हो जाए, अच्छा एक्सेप्ट और रिजेक्ट का तो कोई इशू ही नहीं है, ये तो हॉल्टिंग ही कहलाता है। लेकिन मसला ये है कि जो लूप होगा उसको कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि ये बेसिकली रिजेक्ट में जाना है इसको। ठीक है, यानी ये एक, बल्कि ये कैसे डिटेक्ट करेंगे कि इसके अंदर लूप जो है जनरेट हो गए, वो तो लूप को तो हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते कि लूप जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो यही एक इशू है। तो इसलिए उसने यहाँ पे कहा है कि हम इसका कंट्राडिक्शन के थ्रू प्रूव करेंगे कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एटीएम डिसाइडेबल है
और लेट एच बी द एल्गोरिथम और टीएम। देखिए एल्गोरिथम का मतलब है कि कोई टीएम आप बना रहे हैं दैट डिसाइड एटीएम, जो डिसाइड करेगा एटीएम, यानी एच इज आल्सो टीएम। हमने ये बात की थी, ये बात पढ़ चुके हैं चर्च ट्यूरिंग थीसिस के मुताबिक कि कोई एल्गोरिथम अगर लिखा जाए तो उसका जो है हम ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग बेसिकली एल्गोरिथम और ट्यूरिंग मशीन। तो एच लेट एच बी द एल्गोरिथम और ट्यूरिंग मशीन। तो कहता है कि ये वो ट्यूरिंग मशीन होगा जो इसके बारे में डिसाइड करेगा। इट मीन्स क्या डिसाइड करेगा कि अगर एटीएम जो है वो एक्सेप्ट करे तो एक्सेप्ट आंसर दे, और अगर लूप या रिजेक्ट करे तो रिजेक्ट आंसर दे। ये एच का काम होगा। यहाँ पे इसने समझाने की कोशिश की है कि एच बेसिकली क्या है। एच एक मशीन है जो कि एक्सेप्ट करेगा इफ एक्सेप्ट, और रिजेक्ट करेगा इफ डज नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, डज नॉट एक्सेप्ट। अब डज नॉट एक्सेप्ट के अंदर बेसिकली दोनों कंडीशन है कि वो रिजेक्ट कर रहा है, डज नॉट एक्सेप्ट में रिजेक्ट कर रहा है, या लूप के अंदर आ रहा है। तो does not really exist, we are headed towards the contradiction। हमें पता है कि ऐसी कोई मशीन है नहीं जो लूप को भी रिजेक्ट में डाल दे। तो हम बेसिकली एक कंट्राडिक्शन की तरफ जो है वो हेडेड हैं, यानी मूव कर रहे हैं। अब उसको कैसे प्रूव करना है उसके लिए इसने सारी मेहनत की यहाँ पे। तो कहता है कि यूजिंग एच एज अ सब रूटीन कंस्ट्रक्ट अ न्यू मशीन डी। अच्छा, अब इस बेसिस पे एच के ऊपर एक और मशीन बना रहा है। अब ये समझना है कि प्रूफ करने के लिए क्या मेथड है। मैं इसकी डायग्राम भी शो करूंगा सारी डायगोनल के बेसिस पे जो ये काम कर रहा है। तो कह रहा है यूजिंग एच एज अ सब रूटीन। अब एच को सब रूटीन मान लेते हैं और एक कंस्ट्रक्ट अ न्यू मशीन डी, और एक नया मशीन डी बनाते हैं। नॉर्मली बुक में इसको डेविल मशीन कहते हैं। कहते हैं ट्राई टू रन डी फाइंड द कंट्राडिक्शन। अब ये डी करेगा क्या, यानी अब क्या हुआ, तीन मशीनें हो गई। एक तो हमारे पास मशीन है एटीएम, ठीक है, एक मशीन है एटीएम जिसके बारे में हमें बताना है कि ये डिसाइडेबल है या नहीं है। फिर इसके ऊपर एक मशीन है जो कि बेसिकली एच है, और इस एच के ऊपर इस एच को ऊपर जो है ना एक और हमने इसको सब रूटीन मान लिया, और इसके ऊपर एक और जो है वो डी डिजाइन कर लिया। ये डी जो है वो क्या कर रहा है। तो तीन मशीनें हो गई। डी क्या करता है, अब कहते हैं डी के बारे में नहीं पता। ये तो हमें पता है कि एच क्या कर रहा है। एच कर ये रहा है कि एच यहाँ से बेसिकली दो आउटपुट दे रहा है कंट्रोडक्शन के बेसिस पे, रिजेक्ट या एक्सेप्ट। अब डी क्या करेगा ये भी आगे बताएगा। कहते द मशीन एच डिटरमाइन व्हाट एम डज। ठीक है, machine will determine the machine H determine what M does when the input M its own description M. 1D has determined this information is does possible। कि अभी तक से ये नहीं बताया कि डी क्या कर रहा है। ये लाइन अभी हम इसको करते हैं, लाइन को इंपॉर्टेंस नजर नहीं आ रही। ठीक है, ये वाली लाइन आगे बढ़ते हैं। कहता है डी करता क्या है। डी ये कहता है कि ऑन इनपुट एम, ठीक है, ऑन इनपुट एम सॉरी कहता है कि डी जो है ऑन इनपुट एम वेयर एम इज टी एम रन एच ऑन द इनपुट एम कॉमा एम। इसका मतलब होता है कि एम कॉमा एम का मतलब ये है कि जब हम एच चला रहे होते हैं तो बेसिकली आप मशीन की डिस्क्रिप्शन लेते हैं और उस मशीन को ही एज अ इनपुट ले रहे होते हैं। तो आउटपुट द अपोजिट ऑफ द व्हाट एच आउटपुट्स, ठीक है, एंड दैट इज इफ एच एक्सेप्ट रिजेक्ट एंड एच रिजेक्ट्स एंड एक्सेप्ट। ये बेसिकली डी का काम है। डी का काम ये है कि वो बेसिकली इनपुट लेगा, एम मशीन को इनपुट लेगा, और मशीन जो इनपुट ले रहा है उसका जो बेसिकली रिजल्ट है आउटपुट उस मशीन का, उसके बेसिस पे वो अपोजिट रिजल्ट देगा। अगर मशीन जो है, ये वाली मशीन जो इनपुट ले रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रही है तो ये रिजेक्ट करेगा, और रिजेक्ट कर रही है तो ये एक्सेप्ट करेगा। तो ये बेसिकली डी का काम है। तो डी का देखिए मशीन लिखी हुई डी, एंड डी मशीन इनपुट ले रहा है, एक्सेप्ट करेगा इफ डज नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, अगर एम के अंदर ये डज नॉट एक्सेप्ट हुआ है तो एक्सेप्ट करेगा, और रिजेक्ट करेगा इफ एम एक्सेप्ट। अगर एम एक्सेप्ट हो रहा है तो ये इस बेसिस पर डी काम कर रहा है। अब तीनों की बातें हमें समझ में आ गई। अब एक तो ये कि एटीएम है, एटीएम के अंदर तीन आउटपुट है, रिजेक्ट एक्सेप्ट लूप। इसको एच हैंडल कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। रिजेक्ट के अंदर रिजेक्ट और लूप आ रहा है। और डी क्या कर रहा है, डी बेसिकली जो एच का एच है उसके बेसिस पे जो रिजेक्ट आ रहा है उसको एक्सेप्ट, और जो एक्सेप्ट आ रहा है उसको रिजेक्ट कर रहा है। लेकिन सिर्फ ये जो मशीन चलेगा वो बेसिकली कुछ इस तरह से, मैं समझाता हूँ, तो हमारी लाइन हमने पढ़ ली कि मिसाल के तौर पे कि आपके पास ये मशीन है जो मेजर पहली मशीन है,
इस पहली मशीन का आउटपुट कुछ इस तरह से, पहली मशीन यानी जो हमारी बेसिक ट्यूरिंग मशीन है। ट्यूरिंग मशीन क्या करती है, एटीएम की बात होगी, ये पहली मशीन है एटीएम। द एंट्री इज एक्सेप्ट, द एंट्री इज एक्सेप्ट इफ द मशीन एक्सेप्ट, एंट्री एक्सेप्ट करेगा अगर मशीन एक्सेप्ट, ठीक है। ब्लैंक यहाँ पे कोई नहीं है, बल्कि दो हमने ब्लैंक थे उसकी जगह पे दो एलिमेंट डाल दिए यहाँ पे। कह रहे हैं कि और उसके अलावा अगर मशीन रिजेक्ट करेगा तो रिजेक्ट, और अगर मशीन रिजेक्ट नहीं कर पा रहा है, ना एक्सेप्ट कर पा रहा है, तो डज नॉट हॉल्ट, हमने लिख दिया उसको कि वो हॉल्ट नहीं हो रहा, ना एक्सेप्ट हो रहा है। ये रिजेक्ट और एक्सेप्ट हॉल्ट कंडीशन है। लेकिन अगर मशीन किसी वजह से हॉल्ट नहीं हो रहा तो उसको हम डज नॉट हॉल्ट की कंडीशन में डाल रहे हैं। ये जो मशीन है बेसिकली, ये मशीन एटीएम है। नॉर्मल मशीन जो हमारी होती है वो एटीएम मशीन है। ठीक हो गया, उसका ये चार्ट बनाया हुआ है। यानी अगर हम यहाँ पे इस चार्ट को देखें तो m करस्पॉन्डिंगली m, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जितनी भी मशीनें एग्जिस्ट करती हैं, m1, m2, m3, सबका बिहेवियर सेम होगा। दिस इज कॉल्ड बेसिकली m by m मैट्रिक्स। यानी मिसाल के तौर पे आपने कहा कि, सुनना गौर से, जो एटीएम की अपनी एक्चुअल कंडीशन है वो क्या है, एक्चुअल कंडीशन ये कि इसके तीन आउटपुट होते हैं। तीन आउटपुट कौन कौन से होते हैं, वो अनडिसाइडेबल है ना, तो इसके एक्चुअल आउटपुट कौन कौन से होते हैं, वो कहता है कि हमारे पास ये बेसिकली एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है और हॉल्ट, यानी लूप है इसका, डज नॉट हॉल्ट जिसे कहते हैं, और ये लूप की कंडीशन में फंसा रहता है। इसका अगर टेबल बनाया जाए किसी भी मशीन के लिए, किसी भी एटीएम के लिए, तो कहता है कि पहली मशीन हो, ठीक है, उसको अगर हम M1 की डिस्क्रिप्शन दें तो हो सकता है कि वो एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे या हॉल्ट करे। अगर हम उसको M2 दें तो हो सकता है एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे या डजंट हॉल्ट करे। M3 दें तो इस तरह। इसने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, ये अपनी मर्जी से चार्ट बनाया है, आउटपुट अपनी मर्जी से लिखा है, लेकिन चार्ट बेसिकली हमें मीनिंगफुल है। वो ये कि अगर M1 आपके पास है तो M1 इसको हमने डिस्क्रिप्शन के लिए दिया तो इसका रिजल्ट एक्सेप्ट, अपनी मर्जी से लिखा है, मर्जी है। फिर M1 मशीन है, उसको हमने M2 डिस्क्रिप्शन के लिए दिया तो उसने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, एंड सो ऑन। इसी तरह M2 मशीन है, M3 मशीन है, तो हमारे पास हमने कहा था कि ये एक M के मशीन तक या अनलिमिटेड मशीन तक, यानी मशीन जो होंगी वो यहाँ पर आपके पास है, जिसको हम इनरोमेट कर सकते हैं इसके साथ, और इसके रिजल्ट जो है वो यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। तो ये एक मशीन हमारे पास है और इसको टेबल का नाम हमने दिया है टेबल डी, बिहेवियर ऑफ द ऑल ट्यूरिंग मशीन। ये बेसिकली ऑल ट्यूरिंग मशीन का बिहेवियर है, जो जनरल बिहेवियर हम देखते हैं, ठीक है। इसने कहा इस बिहेवियर को हम चेंज करेंगे, एक और ट्यूरिंग मशीन इसके ऊपर लेयर पे बनाएंगे, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, और कोशिश करेंगे कि भाई कि वो ये हॉल्टिंग प्रॉब्लम को हम अचीव कर सकें। हॉल्टिंग प्रॉब्लम से क्या मुराद है कि जैसे ये वाली मशीन जो है वो डजंट हॉल्ट कह रही थी, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें और एक मशीन डिजाइन कर लें जो कि बेसिकली हॉल्टिंग प्रॉब्लम को कैटर कर ले। क्या मतलब कि एक्सेप्ट को एक्सेप्ट कहे, रिजेक्ट और हॉल्ट हॉल्ट। अब ये मशीन जो बनाएंगे उसके पास ये पावर होगी और उसके पास ये कोड होगा उसके अंदर के ये कर सकते हैं। ये हमारा कंट्रोडिक्शन है, ठीक है, यही हम कंट्रोडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। कहते हैं कि बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं कि द रिजल्ट ऑफ रनिंग एच ऑन इनपुट करस्पॉन्डिंग द ब्लैंक, अच्छा ब्लैंक को हमने बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, रिजेक्ट और हॉल्ट। मतलब ये मैं लिखना भूल गया कि ब्लैंक बेसिकली कन्वर्ट हो चुका है रिजेक्ट और डजंट हॉल्ट के अंदर, ठीक है। तो कह रहा है कि द रिजल्ट ऑफ द रनिंग एच को जब हम रन करते हैं ऑन द इनपुट करस्पॉन्डिंग, जो कि ये इनपुट है, अब हम एच को जब रन करेंगे तो ये टेबल इनपुट देंगे m और m1, यानी अब h को जब हम इनपुट देंगे तो h को हम इनपुट ये देंगे, गौर से देखिए मैं लिखता हूँ, h को इनपुट दिया जाएगा m1, ठीक है, m1 कॉमा और mi, ये h का इनपुट होगा, ठीक है, और ये h को हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट फॉर h। कि यकीनन जब कोई मशीन बनाई जाती है तो हम कहते हैं कि इसको इनपुट क्या दोगे तो अगर ये एच मशीन है तो इस मशीन को हम एक मशीन की इनपुट देंगे, ठीक है। इसके अंदर जो इनपुट होगा वो क्या होगा, खुद एक ट्यूरिंग मशीन होगा। तो M1 मशीन और उसकी डिस्क्रिप्शन, जो एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं उसको डिस्क्रिप्शन कहलाता है। तो पूरा ये पार्ट जो है वो एच को इनपुट के तौर पे दिया जा रहा है, ठीक है, एच को इनपुट के तौर पे देंगे। तो अब ये जो मशीन इनपुट के तौर पे दिया जा रहा है तो इस मशीन का कोई ना कोई आउटपुट भी होता है। तीन आउटपुट है, ये ब्लैंक को मैं काट रहा हूँ, तीन आउटपुट्स हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और डजंट हॉल्ट, ठीक है। तो वो कहता ये है कि जब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि द रिजल्ट ऑफ रनिंग एच ऑन द इनपुट करस्पॉन्डिंग, जो इनपुट आप दे रहे हैं एच को, जो कि एक खुद ट्यूरिंग मशीन है, द ब्लैंक कंसीडर, ब्लैंक की जगह पे अब हम क्या करेंगे, ब्लैंक की जगह वर्ड इस्तेमाल करेंगे, द रिजेक्ट एंड डजंट हॉल्ट इज कंसीडर रिजेक्ट इन मशीन एच।
ब्लैंक की जगह पे क्या लिखेंगे आप, ए रिजेक्ट, ठीक है, रिजेक्ट एंड डजंट होल्ड, ये दो चीज आ जाएंगी, यानी ये दो चीजें, द रिजेक्ट एंड द डजंट होल्ड इज कंसीडर्ड रिजेक्ट इन मशीन एज, यानी मशीन एज जो बना रहे हैं इसके अंदर रिजेक्ट को भी रिजेक्ट कहा जाएगा, और हम इस मशीन को इस कदर पावरफुल बना रहे हैं कि ये डजंट होल्ड को भी बेसिकली रिजेक्ट की तरह से डील करेगा। अगर ये मतलब हम, हालांकि ये एक कंट्रोडिक्शन है कि ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि एच आल्सो अ ट्यूरिंग मशीन लूप को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हमने कंट्रोडिक्शन के तहत कहा है कि ये कर सकता है, ठीक है। तो उस बेसिस के ऊपर इसने कहा कि हमने देखें इस टेबल को मॉडिफाई करते हैं, अगर देखें तो इस टेबल को, उस टेबल को देखें तो टेबल जो है मॉडिफाई हो गया, यहाँ पे जहाँ रिजेक्ट था वो रिजेक्ट ही रहा, जहाँ डजंट होल्ड था वो उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो इस ये टेबल जो है वो फिलअप होना शुरू हो गया सिर्फ दो कैटेगरी के अंदर, और वो कौन सी दो कैटेगरी आ गई, ये एक कैटेगरी आ गई आपके पास जो है वो होल्ड और रिजेक्ट, और एक कैटेगरी आ गया आपके पास एक्सेप्ट। रिजेक्ट के अंदर बेसिकली दो ऑप्शन है, एक रिजेक्ट का है, एक डजंट होल्ड का ऑप्शन, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन इसके अंदर हमें, अब उसने कहा कि द बिहेवियर एच ऑफ इनपुट ऑफ दिस वन, एच का जो बिहेवियर इसके ऊपर डिफाइन होता है, और ये जो टेबल है इसका नाम हमने रखा है टी एच। टी एच इज आइडेंटिकल टू टी एक्सेप्ट व्हेन टी हैज डजंट होल्ड, टी एच हैज रिजेक्ट। इस टेबल का नाम जो कि एच के थ्रू आ रहा है, इसका नाम हमने टी एच के नाम से उसको, यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। हमने अभी हम अपने आप को बेसिकली प्रूफ की तरफ ले जा रहे हैं, और डायगोनल के मेथड से प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं। तो इस डायगोनल के बेसिस के ऊपर हमने वो चार्ट जो हम पहले बनाते रहे पिछले क्लासेस में भी, उस बेसिस के ऊपर हमने इसके भी चार्ट बना लिए कि ये एक स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है जो कि हमने यहाँ बनाया, और एक ये जो है वो बेसिकली इसके ऊपर एच है जो कि यहाँ पे डिजाइन किया, ठीक है। अब आइए, उसने कहा था कि एक हम डेविल मशीन, यानी डेविल तो बुक में कहा है वैसे डी मशीन, डायगोनल बेसिस पे एक मशीन बना रहे हैं, और उसकी क्या खसूसियत है यहाँ देखिए, वो लिखता है यहाँ पे तीसरी मशीन, given that H exists, there is another TM called D which will take input of form of M, अब सिर्फ M लेगा, यानी H की मशीन को लेगा वो, और उसके यानी सपोज कर लो आउटपुट को लेगा, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सम TM, कुछ TM की M को जो है वो डिस्क्रिप्शन के तौर पे लेगा। What does D do on output, इसके ऊपर D क्या करता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द, ये जो है ये बेसिकली ये जो M है ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द मशीन है, ठीक है, सिर्फ the specify what D does on input this, यानी इस M के ऊपर D करता क्या है, by reverse the entry of the table TH along the diagonal of TH, यानी उसका काम सिर्फ ये है कि जो diagonal के बेसिस पे M1, M2, M2, M3, M3 जो diagonal के बेसिस पे जो एंट्री है खाली उनको वो रिवर्स करता है, ठीक है। यानी अगर एक्सेप्ट है तो अगर मैं कहूँ कि इस पर D चला रहा हूँ, तो डी चलाने के बेसिस पे ये एक्सेप्ट जो है उस डी वाले टेबल में रिजेक्ट हो जाएगा, अगर ये एक्सेप्ट है तो इसका जो रिजल्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट है तो इसका आंसर जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रिजेक्ट है तो इसका आंसर, डी का काम सिर्फ ये है। या अब अगर उसने कहा कि अगर आप जो है एच बना सकते हैं तो डी भी बना सकते हैं। डी एक मशीन है जो कि बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन में मशीन को इनपुट लेती है और सिर्फ ये करता है कि जो उसका आउटपुट होता है उसको रिवर्स कर देता है, एक मशीन को इनपुट लेता है और उसका आउटपुट जो है वो रिवर्स करता है। तो हमने कहा वो मशीन कौन सा, वो मशीन एच दे देंगे उसको, और उस मशीन का जो डायगोनल का रिजल्ट है उसका हम रिवर्स ले लेंगे। तो यहाँ पे इसने क्लियरली कहा है कि व्हाट डज डी डू ऑन द इनपुट एम डिस्क्रिप्शन ऑफ द मशीन, द स्पेसिफाई व्हाट डी डज ऑन इनपुट एम बाय रिवर्स द एंट्री ऑफ द टेबल टीएच अलोंग द डायगोनल ऑफ टीएच, ठीक है। तो डी का ये काम है। तो अब अगर हम देखें तो डी का आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, इसके हिसाब से डी का आउटपुट क्या, डी का आउटपुट हमें कोई 2 डायमेंशनल एरे नहीं मिलेगा बल्कि एक लीनियर एरे के तौर पे हमें जो है वो आउटपुट मिलना शुरू होगा। लीनियर एरे का मतलब ये हुआ क्योंकि वो सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स को देख रहा है, तो हमें आउटपुट मिलेगा, पहला रिजेक्ट मिल जाएगा, दूसरा रिजेक्ट मिल जाएगा, तीसरा एक्सेप्ट मिल जाएगा, चौथा एक्सेप्ट और सो ऑन डी का। तो देखा डी का हमें बेसिकली रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलना शुरू हो। देखिए ये रिजल्ट, if D is linear table instead of the 2-dimensional table, क्यों, क्योंकि because we are running on the diagonal of H, तो हम इसको diagonal of H पे, तो कह रहा है कि क्या होगा D का अगर M1 के साथ हम रन कर रहे हैं तो रिजल्ट जो है वो बेसिकली रिजेक्ट है, इसी के बेसिस पे मैंने बनाया, जो यहाँ पे सजेशन थी इसी सजेशन के बेसिस पे मैंने रन किया है। तो कह रहे हैं कि वो एक्सेप्ट हो गया,
तो एक्सेप्ट का रिजल्ट डी क्या देगा, रिजेक्ट देगा, ये रिजेक्ट देगा। तो वो कहता है कि डी का आउटपुट क्या होगा, डी होगा रिजेक्ट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एंड सो ऑन। इफ एच एग्जिस्ट देन डी, अगर एच एग्जिस्ट करता है तो कह रहे हैं डी भी एग्जिस्ट करता हो, ये भी मशीन है, ये भी बेसिकली दो आउटपुट दे रहा है, क्योंकि एच सिर्फ दो आउटपुट दे रहा है। एच के पास की पावर है कि वो डजन हॉल्ट को भी रिजेक्ट दे रहा है, तो अगर एच एग्जिस्ट करता होगा तो डी क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, डी तो सिर्फ एच की वैल्यू को लेकर रिवर्स कर रहा है। तो एच टेक्स इनपुट दिस वन, एच जो है ये इनपुट लेता है क्योंकि उसने डजन हॉल्ट को भी कैटर करना होता है, और डी जो है वो सिर्फ एम आई को लेता है और इसके बेसिस पे जो इसका आउटपुट है उसका रिवर्स जो है वो सॉल्व कर देता है। ठीक है, बात समझ आ रही है, ये डी का काम। तो इसने कहा कि अगर अब मिसाल के तौर पे वो कहे कि एच एग्जिस्ट नहीं करता तो डी, या डी एग्जिस्ट नहीं करता तो एच भी एग्जिस्ट नहीं करता, या एच एग्जिस्ट नहीं करता डी भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारे जो सपोजिशन था एच के बारे में कि ऐसी मशीन है जो कि डजंट होल्ड को रिजेक्ट की तरफ भेज सकता है, तो वो हमारा सपोजिशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम इस बारे में आए नहीं, अभी तो हमने 3 चीजें तैयार की हैं। फिर मैं एक दफा बताता हूँ जो लोग लेट लॉग इन हो रहे हैं, कि हमने बेसिकली 3 चीजें जो है यहाँ पे कैटर की। एक ये किया कि पहले हमने एक कीएम दिया और हमने इसका जो जर्नल बिहेवियर है वो रन कर दिया। फिर हमने कहा एक एच बनाते हैं जो डजन हॉट को रिजेक्ट की तरफ ले जाएगा, तो और उसको एक टेबल बना लिया हमने, और इसमें मशीन की डिस्क्रिप्शन पूरी दी हमने, मशीन और उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, और मशीन और उसकी डिस्क्रिप्शन देने के बाद जहाँ जहाँ डजन हॉट था उसको भी रिजेक्ट कैटेगरी। ये एक कंट्रोडक्शन की तरफ लेके जा रहा है हमें, क्योंकि ऐसी कोई टीएम नहीं होती जो डजन हॉल्ट को बेसिकली रिजेक्ट कर सके, हमें पता ही नहीं होता कि वो लूप में फंसा है या नहीं फंसा। उसके बाद फिर वो आगे गया, आगे जाने के बाद टू स्पेसिफाई व्हाट डज द, हमने एक और मशीन बनाई जिसका नाम हमने डी रखा, और उसका काम क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, डायगोनल के एलिमेंट को लेकर रिवर्स कर देता है, और इस वजह से ये एक लीनियर मशीन है। अब ये 3 चीज़ों के बेसिस पे हमें बेसिकली पैराडॉक्स को सॉल्व करना है। वो पैराडॉक्स क्या है वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर लें तो मैं आपको अनम्यूट भी कर लूँगा, वरना आप चैट पे पूछना चाहे चैट पे कर दूँगा। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बेसिकली मैनेज द स्लाइड्स ना, इफ यू विल रीड इन द बुक तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि आपको ये सारी चीज़ें वहाँ नज़र आए। तो स्लाइड ये सब नज़र आएगा आपको बना हुआ, लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट है कि आपको जो है ना वो इस तरह के समझी बुक में डी इस तरह नहीं बना हुआ। बुक में डी भी बेसिकली 2 डायमेंशन बना के डायगोनल की सूरत में दिखाया गया। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अभी तक कोई बात अगर कंफ्यूज कर रही है, वरना मैं आगे बढ़ूँ। हैंड रेस करके पूछ लो या टेक्स्ट। चलो ठीक है। अच्छा, ये 3 चीज़ें तो हमारे पास आ गई सामने। अब पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स ये है कि इसने कहा कि यानी जो हमारे पास मतलब जो कन्फ्यूजन है जिसको हमें बेसिकली यहाँ पे डील करना है, तो कह रहा है कि बेसिकली हमारी ये पहली मशीन थी जिसको हमने टी मशीन कहा था। ठीक है, ईच ऑफ दीज टीएम इनपुट ऑफ द सेम फॉर्म ऑफ द डी डज इज एम। इफ डी इज ट्यूरिंग मशीन देन वेयर इज डी इन अबव टेबल, इफ it should be somewhere in between the table। अब जरा इस जुमले को गौर से देखें क्या कह रहे हैं। ये टेबल कौन सा है अगर आपको याद हो, ये टेबल जो है बेसिकली ये एक एटीएम टेबल है, एटीएम का टेबल, सिंपल एटीएम। ठीक है, जो हमने पहला बनाया था, पीछे रह गया, चलो उसको देख लेना। एटीएम यानी टेबल टी है, और ये क्या था, ये एक एटीएम का टेबल था, और इसका इनपुट सिंपल हम कह रहे थे कि ये एक एटीएम है। ठीक है, एटीएम है, और ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम एटीएम को इनपुट दे रहे थे कि भाई आप जो है उसको मशीन को इनपुट M1 और W इनपुट दें, तो ये बताएगा कि क्या होना है इसके ऊपर। ठीक है, M1 यानी M1 और W, तो ये बताएगा ये मशीन जो है वो देखें ले क्या रही है इनपुट, W तो लिख भी नहीं रहे, वो किसके अंदर बाय डिफॉल्ट है। तो ये मशीन M, और से देखें क्या क्या कह रहा हूँ, ये मशीन M जो ये ATM है, ये सारी ATM मशीन है। ठीक है, तो मशीन M क्या इनपुट ले रही है, M1 डिस्क्रिप्शन में ले रही है, और इसका आउटपुट क्या दे रहा है, एक्सेप्ट। ठीक है, और मशीन M के बाद मशीन 2 जो है, मशीन 1 जो है वो M2 भी इनपुट ले सकता है, M3 भी ले सकता है। तो इसका मतलब बताने का मकसद ये है कि जो ATM है सिंपल एक मशीन एज ए इनपुट लेता है और उसके बारे में डिसीजन लेता है। तो क्या D भी ऐसा ही नहीं कर रहा? जो थोड़ी देर पहले मैं D को बारे में बता रहा था, तो D ऐसा नहीं कर रहा। D का इनपुट क्या है, कह रहा है D का इनपुट भी ये मशीन ही है। H का इनपुट डिफरेंट है क्योंकि उसने डजन हॉल्ट को भी डिसाइड करना होता है, ये डजन हॉल्ट। तो कह रहा है D का इनपुट भी वैसे कि जैसे ATM का है कि D जो है वो बेसिकली M इनपुट लेता है और उसके बारे में रिजेक्ट और एक्सेप्ट बता देता है।
तो इसने यहाँ पे ये आर्ग्यू किया है, बेसिकली ये आर्ग्यू किया है कि बेसिकली अगर डी भी ऐसी मशीन है जो कि इनपुट मशीन एम लेता है, तो इस बेसिस के ऊपर डी को भी इस एटीएम में किसी जगह पे फिट होना चाहिए, यानी डी शुड बी लाइक हेयर और समवेयर है, यहाँ कहीं पे आना चाहिए डी। ठीक है, कि वो डी जो है M1 लेगा तो वो एक्सेप्ट होगा और M2 लेगा तो रिजेक्ट होगा, तो डी शुड बी समवेयर है। देखिए, ईच ऑफ दिस टीएम इनपुट ऑफ द सेम फॉर्म ऑफ द डी, इससे क्या जुमला स्टार्ट किया कि ये जो टीएम है, ये जो मशीनें हैं M1 M2 M3 टीएम है, इसका इनपुट यानी M1 M2 M3